जय जगन्नाथ साथियों, जीजेसीसी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ का एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं। देखिए, हम आपको बार बार बताते हैं, हम जो पढ़ाते हैं एनसीईआरटी मैथ पढ़ाते हैं और एनसीईआरटी मैथ ये बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है। ध्यान से देखिए, क्लास 10th बिहार बोर्ड, क्लास 10th बिहार बोर्ड मैथ एनसीईआरटी में पढ़ाते हैं। चैप्टर 1 का नाम है वास्तविक संख्याएं और इंग्लिश में इसी को रियल नंबर्स कहते हैं। आज हम पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 1.2। तो भाई मेरे एक्सरसाइज 1.1 का वीडियो हम बना चुके हैं। इससे पहले इस वीडियो को देखने से पहले आप कृपया करके इस वीडियो को देखिएगा 1.1 वाला का, उसके बाद आप देखिएगा 1.2 का। इसी प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गई थी तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 पर। कुल मिला के हुआ हो एक्सरसाइज 1.2 में 7 गो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक है। तो एक एक करके हम हर एक सवाल का हल करेंगे, बस आप देखते चलिए आराम से। आप सबसे पहले क्या कीजिए, मैथ बनाने के लिए सबसे रामबाण उपाय क्या कीजिए, मोबाइल अगर देख रहे हैं तो बगल में एक कॉपी खोलिए और कॉपी कलम ले करके बैठिए और अपना बुक ले करके बैठिए। एनसीईआरटी का यही बुक है आपका मैथ का, एनसीईआरटी का। वैसे इसका कवर पेज पड़ चुका है, वैसे थंबनेल में आपको इसका कवर पेज का इमेज लग जाएगा। ठीक है ना, तो बुक लेकर के जरूर बैठेंगे और क्वेश्चन बनाते चलेंगे। चलते हैं पहला क्वेश्चन पर, इसको मिटाते हैं। चलिए, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 इस चैप्टर का। एक्सरसाइज हुआ हो 1.2 का क्वेश्चन नंबर पहला है। कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले मेरे भाई क्वेश्चन को पढ़ना सीखिए। अगर आप क्वेश्चन को बेटर तरीका से पढ़ लेते हैं तो उसको बनाना बड़ा आसान हो जाता है। देखिए, सवाल को पढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित मतलब होता है नीचे लिखित संख्याओं को, नीचे लिखित 5 को कुल संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के किस रूप में लिखना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। हम अगर कहेंगे 20 क्या है तो 20 में 1 से भी भाग लगता है और 5 से भी लगता है, 5 चौके 20, 4 से भी लगता है, 4 पंचे 20, 2 से भी लगता है, 2 दाही के 20, 10 से भी लगता है, 10 दूना 20। ठीक है, उसके बाद स्वयं 20 से भी लगता है। तो 20 में 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी भाग लगे तो उसको कहते हैं भाज्य संख्या। चला क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या केकरा कहेंगे, तो अभाज्य संख्या उसको कहेंगे जिसमें 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे। जैसे बउआ हो 2 में या तो 1 से भाग लगाइए, 1 दूनी 2, या फिर स्वयं से, जैसे स्वयं मतलब खुद से 2 से भाग लगाइए, 2 एकम 3। देख लीजिए, 1 से भी भाग लगेगा और 3 से भी भाग लगेगा। 5 देखिए, 1 से भी भाग लगेगा और 5 से भी भाग लगेगा। 7 देखिए, 1 से भी भाग लगेगा और 7 से भी भाग लगेगा। 9 देखिए, 1 से भी भाग लगेगा और 9 से भी भाग लगेगा, 7 7 3 से भी भाग लगेगा। तो जैसा ये 2 से ज्यादा संख्या लग रहा है तो भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है। तो कहता है आपको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आंसर लाना है। लिखल तो है 140, लेकिन इसको लाना है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। तो हम 20 को कैसे ला सकते हैं अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में? तो देखिए ना, अभाज्य मतलब अभाज्य संख्या रहना चाहिए, गुणनखंड मतलब उसका गुणनखंड कर दीजिए, गुणनखंड कर दीजिए, गुना के रूप में खंड खंड तोड़ दीजिए, और गुणनफल मतलब वो है गुणनफल के रूप में लिख दीजिए। जैसे गुणनफल के रूप में लिखे कैसे, तो 20 को हम लोग तोड़ सकते हैं। 2 से भाग लगाएंगे, 2 दाही के 20 गुना, फिर 2 से लगाएंगे, 2 पंचे 10 गुना 5, गुना करके देखिए तब 20 पूरा है कि नहीं, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, तो 20 आइए गया भैया। तो 20 को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अरे भाई, अगर हम कहेंगे कि 5 को कोई आदमी 5 गुना 1 लिख रहा है तो कल दे नहीं, गलती सही है। 6 को कोई आदमी 2 गुना 3 लिख रहा है तो कोई दिक्कत है भैया, 2 तिया 6। अब 20 के जो ये गुणनखंड है, 20 को हमने लिखा है 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। तो भाई साहब, इस गुणनखंड में कौन संख्या है, तो खाली अभाज्य संख्या 2 है, 5 है, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या ना।
तो अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हमने इसको लिख दिया। तो ऐसा नहीं आंसर आपको लाना है, 2 गुना 5 हेम खेम। चलिए सवाल बनाते हैं सीधे, बेटर तरीके से समझ में आएगा। देखिए पहला सवाल सबसे 1 नंबर में हुआ हो, प्रश्न नंबर 1 के साथ आता है 140 को हल कीजिए। किसको हल करना है? 140 को। कोई भी सवाल बनाने से पहले उसको करिए, लिखिए क्या, तो हल लिखिए, और हल लिखने के बाद हम लोग बनाते हैं सवाल को। सवाल देखिए वो 140 है, 140 लिख करके इसको ऐसे आप कर सकते हैं अभाज्य गुणनफल तोड़ने के लिए। 140 में सबसे पहले बताइए कथी से भाग लग जाएगा? तो जिस भी संख्या के अंत में 0 रहे, चाहे 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 1 2 3 4 और 1 5, आई पांचों में से कुछ रहे तो उसमें 2 से भाग लग जाएगा, 2 से भाग लग जाएगा। 140 के अंत में कितना है जी? 0 है, तो यानी कि इसमें 2 से भाग लग जाएगा, 2 सते 14, एगो 0 के 0 लग जाएगा। चलिए फिर से 70 आया, 2 से भाग लगाइए, फिर से लग जाएगा 35 गुना 70, अब 2 से नहीं लगेगा, अब 5 से लगेगा, सिर्फ 5 सते 35, अब तो भागे नहीं लगेगा, हो गया, इतना ही लगेगा। अब इसका आंसर हम क्या ले सकते हैं? अतः 140 का 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या होगा बुआ हो? 140 को लिख सकते हैं हम लोग 2 गुना 5 गुना 7, 2 गो 2 आए, एगो 5 आए, एगो 7, इसको गुना करिएगा तो फिर कितना आएगा? 140 आ जाएगा। चलो अच्छा, तो सर एगो चीज और कर सकते हैं, 2 को 2 है तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 का मतलब हो गया कि 2 को 2 है, कुछ संख्या के पावर 2 कर दीजिए। यहाँ देखिए ई डी है, मान लीजिए कि डी है, डी के पावर 2 है, मतलब हो गया डी गुना डी। अगर आपको लिखल है मौसा के पावर 2, मतलब क्या होगा जी? मौसा गुना मौसा। बात समझ में आया चला? तो कुछों के पावर 2, अगर आपके पावर 2 कर देंगे तो फिर आप 2 हो जाइएगा गुना होकर के, ठीक है। चलिए 5 के पावर 2 है तो कहते आदमी क्या करता है? 5 गुने 2 लिख देता है, कितना समझ में ना आएगा चला? 5 गुने 2 नहीं होगा भाई मेरे, 5 के पावर 2 है मतलब 5 गुने 5 हो। क्लियर है? क्लियर है? 2 को 5, तो 2 को 2 है, इसके लिए 2 के पावर 2 लिख दिए, गुना एगो 5 है तो 5 लिख देंगे, गुना एगो 7 है तो एगो 7 लिख देंगे। यही हो गया आपका आंसर, और इसका आराम से आप आंसर मान दीजिए, एकदम आप बना के चलाइए। इसी क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिल जाएगा एग्जाम में। चलिए मिटाते हैं। वैसे ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा रहता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। 2 नंबरी में तो कम पूछे क्योंकि आसान क्वेश्चन है, ये सब ऑब्जेक्टिव में रहेगा आपको, ठीक है। 140 पहला बन गया। अब दूसरा नंबर बनाते हैं इसी का 156। 2 नंबर में दिले है हुआ 156, 2 नंबर में दिया है मेरे भाई 156। चलिए इसको बनाते हैं। कोई भी सवाल बनाने के लिए उसके पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे जी? तो हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद लिख देते हैं 156, इसका हमको अभाज्य गुणनफल करना है। 2 से लगेगा क्योंकि अंत में 6 है, 2 से लगाएंगे 2 से 14, 1 5 15, तो 1 6 16, 2 8 16, 2 से फिर से लग जाएगा, हो जाएगा मेरे भाई 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 1 7, 1 8 18, 2 नमा 18, 3 से लग जाएगा 13 तिया 39, क्योंकि 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब नहीं लगेगा क्योंकि सब अभाज्य संख्या है। यहाँ 2 3 13 ये सब कौन संख्या है जी? अभाज्य संख्या है, क्योंकि 13 में 1 से भी भाग लगेगा और 13 से दूसर किसी से भाग नहीं लगेगा। आप नाक रगड़ के रह जाइएगा, 13 में 1 और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगेगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या। तो अब लिख सकते हैं अतः 156 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 156 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। इसको लिख सकते हैं, फिर से आया 2 को 2, 2 के पावर 2 गुना 3 गुना 13। चलिए यही हो गया आपको आंसर। क्लियर है? मिटा दें इसको। आइए अब आते हैं सवाल नंबर 3 पर। 3 नंबर सवाल है मेरे भाई 3825।
देखते रहिए। ये आपका 2 को सवाल बन चुका है, तीसरा सवाल भी बन गया। 3 नंबर बनाते हैं हम लोग अभी। 3 नंबर सवाल कहता है हुआ 3, 8, 2, 5 3825 का हल कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, हल और लिखेंगे 3, 8, 2, 5 और इसका करेंगे अभाज्य गुणनफल। कैसे लग जाएगा? अंतिम में 5 है तो 2 से तो नहीं लगेगा, क्योंकि सर जी जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 और इस सब में से कुछ हो रहा है तभी 2 से भाग लगता है, तो 2 से नहीं लगेगा। तो अब 3 से चेक कर लीजिए। वैसे जिस संख्या के अंत में 5 है तो 5 से पक्का लगेगा, लेकिन 3 से भी देख लेते हैं। अगर 3 से लगे तो पहले 3 से लगाएंगे। तो 3 से लगाने के लिए क्या करता है, अगर संख्या का योग, योग माने जोड़, 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो जोड़ के देखिए ना, 8 3 हो जाएगा आपको 11, 11 2 14 सॉरी 13, 13 और 5 18, बिल्कुल 18 में भाग देके देखिए 3 6 18 लगता है, यानी कि पूरी संख्या में 3 से भाग लग जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 8, 2 और 2 22 हो जाएगा। 3 सत्ते 21 और 1 22, 1 5 15, 3 पचे 15। 3 से फिर से लग जाएगा। 3 से लगाएंगे 3 चौके 12 हो जाएगा। फिर अब लगाइएगा तो हो जाएगा 3 चौके 12, 3 चौके 12 ओकरा हो जाएगा 3 दूनी 6 और 1 7, 1 और 5 15, 3 पचे 15। अब 3 से भाग नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। चलिए 5 अठे 40 और 2 और 5 25, 50 25 फिर से 5 से लग जाएगा। अंत में 5 है तो 17 पचे 50। अब नहीं लगेगा, क्योंकि अब जितना भी संख्या है इसमें सब के सब अभाज्य संख्या है ये। तो लिखेंगे अतः, अतः 3825 यानी कि 3825 का अभाज्य गुणन खंड बराबर क्या हो जाएगा जी? 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, यानी कि 2 को 3 के लिए हम लिख सकते हैं 3 के पावर 2 गुना, 2 को 5 के लिए हम लिख सकते हैं 5 के पावर 2 गुना, 17 की जगह पर लिख सकते हैं सीधे 17। चलिए क्लियर हो गया, ऑल क्लियर, ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब आगे आते हैं, सवाल नंबर 3 हमने बनाया, सवाल नंबर अब 4 बनाते हैं। ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर देखते हैं। देखिए देखिए कोई भी सवाल को जब आप शुरू से आराम से बनाइएगा ना, मजा आ जाता है सवाल बनाने में। आराम आराम से बनाते हैं, कोई छुड़ बनाने का जरूरत नहीं और आपका समय भी जाया नहीं करेंगे। 4 नंबर सवाल हम बनाते हैं तो पता चला 5005 यानी कि 5005, इसको हल करने के लिए, हल करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे हल, उसके बाद नीचे लिखेंगे 5005 और इसका तोड़ेंगे अभाज्य गुणनफल। इसमें 2 से तो भाग लगेगा नहीं, क्योंकि अंत में 2 नहीं है। और अंकों को जोड़ते हैं तो 5 को 0 को 5 गो, 5 को 0 को 5 गो, 5 को 5 को 10, तो 10 10 जो है 3 से भाग लगता नहीं है, तो एक ही उपाय है 5 से भाग लगा के देखते हैं। 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5, 5 से लगते हैं। अब कैसे लगेगा? 5 से 2 बढ़ा दीजिए, 7 से लगा के देखिए। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 8 9 10 यानी कि 3 और 0 30, तो 7 चौके 28 29 30, 2 और 1 21, 7 तारीख 21, 143 आ गया। अब कितना से लगेगा? तो 7 2 9 10 13, अब 11 से लग जाएगा। 11 से 11 एकम 11, 12 13 14, 3 3 33, तो 11 दिया 33। अब भाग नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो जितना है ये सब के सब अभाज्य संख्या है। अब लिखेंगे बुआ हो, अब लिखेंगे बुआ हो अतः, अतः अतः 5005 का अभाज्य गुणन खंड बराबर कितना हो जाएगा? तो 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। अब यहाँ पर सीधे आंसर हो जाएगा, क्योंकि बुआ हो 5 2 को है ये नहीं है जो 5 के पावर 2 लिखे, 7 भी अकेला है, 11 भी अकेला है, 13 भी अकेला है। यही हो गया आपका आंसर, 4 नंबर भी बन गया। और लास्ट सवाल बनाते हैं 1 का 5 नंबर।
देखिए मित्रों, एक का 5 नंबर सवाल कहता है 7429 7429। चलिए सबसे पहले लिखेंगे मेरे भाई हल, उसके बाद 7429 और इसमें कितना से भाग लगेगा, 9 से लगेगा कि नहीं से देख लेते हैं थोड़ा सा। 7 2 9 9 18 18 4 हो जाएगा आपको 22। 22 मतलब 3 से लगता नहीं है, 3 से नहीं लगेगा, 7 से भी नहीं लगेगा, 7 से लग जाएगा। 7 एकम 7, 7 छक 42, नहीं 7 से भी नहीं लगेगा। इसमें भाग सीधे आपको 19 से लगेगा, 19 से लगेगा। 19 से लगाएंगे तो 19 का 19, 19 38, 19 57, 1976, 17 से भी लग सकता है, 17 से लग 17 का 17, 17 2 34, 17 51, 17 चौका 68, 17 चौका 68, 17 बजे 50 से ज़्यादा हो जाएगा, 17 चौका 68, 68 69, 70 71, 72 73 74, 6 बचा यानी कि 629 हो गया। 6 बच गया तो 6 2 9। अब 62 में भाग लगाइएगा तो 17 दिया 51, 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 अब 62 यानी कि 11 बचेगा। एक 9 लिख देंगे, 119, 119 हो गया तो ये कितना से लगेगा आप, 17 17 छक 17 छक 102, 17 सत्ते 100, 17 सत्ते 119 लेंगे 437 मरतब में। अब 2 बढ़ा के 19 से लगाइए, 19 का 19, 19 गुना 38, 19 गुना 38, 39 40, 3 अब 2 5, 5 से 57, तो 19 का 19, 19 38, 19 दिया 57 नीचे। अब भाग नहीं लगेगा क्योंकि 17 19 और 23 तीनों के तीनों अभाज्य संख्या है, लिख देंगे नीचे। अतः 7429 का अभाज्य गुणन खंड बराबर 17 गुना 19 गुना 23। ये हो गया आपका आंसर, क्योंकि यहाँ भी कोई भी संख्या 2 गुना नहीं है जो कि पावर लिखे, सीधे डायरेक्ट रूप से आंसर हो गया और आपका पहला सवाल खत्म होता है। पहला सवाल समझ में आया कि नहीं बताइएगा कमेंट में। अब आते हैं सवाल नंबर 2 पर, ठीक है। शांति से बैठ के पूरा का पूरा पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद कंप्यूटर उठाइए, किताब रखिए सामने और सवाल को बनाना चालू कीजिए। और जब सवाल बनाइएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई कोई सवाल में फंसिएगा, तो जो भी सवाल में फंसेगा वीडियो को फिर से पुनः दोबारा देखिए, वहाँ जहाँ पर फंसी है वहाँ पर देखिए, फिर से देखिए, फिर बनाइए, फिर देखिए, फिर बनाइए, लेकिन क्लियर कर लीजिए और एकदम 100% मुजबानी आपको आ जाना चाहिए बनाने। जैसे कैसे बोर्ड पर आए और सवाल को पकड़े, सवाल पढ़े और बन गया, वैसे ही एक एक आदमी के दिमाग में घुसना चाहिए और सवाल बनाने आना चाहिए। चलिए तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हुआ हो। इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम कुछ चीजें बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हुआ हो कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, इन युग्मों के, 2 है तो युग्म कहेंगे, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है जी, एचसीएफ और एलसीएम, तथा मतलब एचसीएफ और एलसीएम पहले ज्ञात कर लीजिए, उसके बाद इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है कि नहीं, ठीक है ना। तो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम ज्ञात करने के लिए एक सूत्र सबसे पहले हम लोग सीखते हैं। इस सूत्र को ना याद कर लीजिएगा। सबसे पहले इसमें सूत्र काम क्या आता है, सूत्र क्या है हुआ हो, तो सूत्र है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। मेरे भाई 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो एचसीएफ गुना एलसीएम, ये आपका सूत्र है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पहली संख्या, 2 संख्या है तो पहली संख्या होगा एगो दूसरी संख्या होगा, तो इसको हम लोग ना ऐसे भी लिख सकते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। अच्छा, और पहली संख्या को ए से लिखा जाता है और दूसरी संख्या को बी से लिखा जाता है, तो ए गुना बी बराबर हो जाएगा एचसीएफ गुना एलसीएम। तो दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आगे आइए। अब इससे कई सूत्र बनेगा, तो मेरे भाई ये सूत्र तो हो गया, एक एक सूत्र को 3 फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, और ए गुने बी बराबर तो एचसीएफ गुना एलसीएम।
अब इसका दूसरा फॉर्मेट में सूत्र क्या हम लोग बना सकते हैं, तो एक सूत्र बनेगा हुआ हो, दूसरा सूत्र बनेगा इससे कि खाली पहली संख्या बराबर, अगर आपसे सवाल पूछ दे कि भाई पहली संख्या बराबर क्या होगी, बताओ पहली संख्या बराबर क्या होगी, तो याद रखिएगा कि पहली संख्या बराबर कोई गति का बराबर कोई बता रहे जो एचसीएफ गुना एलसीएम है, इसको रहने दीजिएगा। आप कोई भी चीज बराबर कोई गति अगर भेजना है, प्लस वाला जाएगा तो माइनस, याद रखिएगा, माइनस जाएगा तो प्लस, ये नियम है, ठीक है ना। बराबर क्वेश्चन भेजने का नियम है, प्लस जाएगा तो माइनस में, माइनस जाएगा तो प्लस में, गुना जाएगा तो भाग में, भाग यानी कि बट्टा है। तो यहाँ देखिए पहली संख्या गुने क्या था, दूसरी संख्या, हमको निकालना खाली पहली संख्या, तो इधर खाली पहली संख्या रखेंगे, इसका मतलब दूसरी संख्या को भेज देंगे उधर। तो पहली संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, और दूसरी संख्या था गुना में, तो गुना वाला जाएगा तो भाग में हो जाएगा, बट्टा में दूसरी संख्या, संख्या बनाने देते हैं, कोई दिक्कत। तो मेरे भाई पहली संख्या बराबर एक सूत्र बन गया कि एचसीएफ गुना एलसीएम बट्टा दूसरी संख्या। अच्छा एक सूत्र और बनेगा, कहीं पहली संख्या के जगह आपसे पूछ देगा कि बउआ हो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, दूसरी संख्या बराबर क्या होगा। देखिए कॉन्सेप्ट एक बार समझ जाइएगा तो ये काम अपने से कर लीजिएगा, चुटकी वाला चीज है, ठीक है। जिनको आता है उनके लिए बेटर बात है, जिनको नहीं आता है वो सीख लीजिए। दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, तो बउआ दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा आपको एच सी एफ गुना एलसीएम बराबर करेगा, एच सी एफ गुना एलसीएम बराबर करेगा। हाँ और इसी सवाल से बन रहा है बार बार। देखिए दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, तो ये पहली संख्या गुना में है तो भाग, यहाँ हो जाएगा पहली संख्या, पहली संख्या, ठीक है ना। दूसरी संख्या बराबर होगा वो हो एचसीएफ गुना एलसीएम बट्टा पहली संख्या। देखिए आसान सूत्र है, दो गो सूत्र बन गया इसी से, पहला सूत्र से पहली संख्या बराबर तो एचसीएफ गुना एलसीएम बट्टा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर तो एचसीएफ गुना एलसीएम बट्टा पहली संख्या। अगर पहली संख्या पूछे तो बट्टा में दूसरी संख्या, और अगर दूसरी संख्या पूछे तो बट्टा में पहली संख्या। अच्छा अगर ई ना पूछ के कहीं पूछ दे आपसे भैया एच सी एफ बराबर क्या होगा, चौथा सूत्र अगर पूछ दे एच सी एफ बराबर क्या होगा, तो एच सी एफ कोई गति वाला भाग है, एच सी एफ बराबर पूछ दे तो अ गति का बराबर करेगा पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। अगर एच सी एफ बराबर पूछ दे एच सी एफ बराबर तो ये तरह करेगा आपको पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, रहेगा क्या यहाँ पर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये तो पहले से रहेगा। पूछा क्या है एच सी एफ, तो ये गुना में चला, एलसीएम गुना वाला जाएगा और बता रही तो क्या हो जाएगा बट्टा में हो जाएगा एलसीएम, बट्टा में क्या हो जाएगा एलसीएम। फिर उसी प्रकार से अगर एलसीएम पूछ दे, अगर आपसे एलसीएम पूछ दे, पांचवा सूत्र ये भी पूछ सकता है, एलसीएम पूछ दे तो एलसीएम पूछ देगा तो फिर वही चीज पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली कमेंट मारिए आप लोग भी क्या होगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा में एचसीएफ, बट्टा में एचसीएफ। यहाँ पर एचसीएफ पूछे तो बट्टा में एलसीएम, एलसीएम पूछे तो बट्टा में एचसीएफ। देखिए हम एक बार रिपीट कर देते हैं, सूत्र क्या था, सूत्र था दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। अच्छा दो संख्याओं का गुणनफल मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, और पहली संख्या और दूसरी संख्या हम लोग ए और बी भी कह सकते हैं, तो ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। अच्छा फिर पहली संख्या बराबर अगर पूछ दे तो वही गति एचसीएफ गुना एलसीएम रहबे करेगा, और जो दूसरी संख्या है भाग में चला जाएगा, यानी कि पहली संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम बट्टा दूसरी संख्या, ठीक है चला। अगर दूसरी संख्या बराबर पूछ दे तो कहेंगे पहली संख्या सॉरी एचसीएफ गुना एलसीएम बट्टा पहली संख्या। अगर एचसीएफ बराबर पूछ दे तो कहेंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा एलसीएम, और अगर एलसीएम बराबर पूछ दे तो कहेंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा एचसीएफ। क्लियर है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए और याद कर लीजिएगा, एक दो बार रिपीट कर लीजिएगा, याद हो जाएगा, बहुत आसान सूत्र है, ठीक है ना। आइए मिटाते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन क्या करना है, क्वेश्चन में दो वो चीज कहता है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा होता है ना चला, इसमें दो वो चीज कहता है, जैसे इसमें भी दो वो चीज कहना है। सबसे पहले आपको कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं, और ज्ञात करते भी है किस विधि से, तो अभाज्य गुणनफल विधि से। आइए हम लोग बनाते हैं पहला सवाल, तो लिखेंगे सबसे पहले 26 और 91, इसी को हल करेंगे, इसको हल करेंगे, क्या लिखेंगे नीचे चला हल लिखेंगे,
हल लिखने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, 26 का और 91 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। इस 26 का और 91 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। 26 का और 91 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे तो रफ में ले जाइए। 26 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ने आता है, दूसरा लग जाएगा वो 13 दूना 26, अब आगे नहीं लगेगा, 13 एकम 13 सीधे हो जाएगा। तो हम लोग 26 गुना लिख सकते हैं बुआ 2 गुने 3। क्या लिख सकते हैं जी, 2 गुने 13 गुना करेंगे तो 13 दूना 26 हो जाएगा। 91 को क्या लिख सकते हैं, तो 91 को लिख सकते हैं मेरे भाई 3 से लग जाएगा, 9 1 10, नहीं 3 से नहीं लगेगा, कैसे लगेगा जी, 91 7 से लग जाएगा, 7 एकम 7 8 9 2 1 1 7 और 13 से 91 लीजिए, 7 गुने 13 बस हो गया और कुछ नहीं लगेगा। इसका हो जाएगा वो 91 का 7 गुना 13, 91 का हो जाएगा मेरे भाई 7 गुना 13 और कुछ नहीं होगा, 7 गुना 13 हो जाएगा, 13 सतह 91 होता भी है। चलिए ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, 26 और 91 का कहा है, सबसे पहले आपको HCF ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या कहा है जी, HCF ज्ञात कीजिए और उसके बाद कहा है LCM ज्ञात कीजिए। चलिए तो HCF ज्ञात करते हैं। HCF बराबर, HCF उसी को कहते हैं जो दोनों के अभाज्य गुणनखंड में मिलल रहे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि जो दोनों में मिल जाए। अब दोनों में क्या मिल रहा है, 13 13 दोनों में ना मिल रहा है बुआ हो, तो 13 मिल रहा है, तो HCF बराबर 13, यानी कि HCF बराबर कितना हो गया 13। अब LCM किसको कहते हैं, तो LCM उसको कहते हैं बुआ हो जो दोनों में देखो ना, जो दोनों में मिले से हो, पहले तो जो दोनों में मिल गया है 13 तो लिख देंगे 13, अच्छा, और जो दोनों में नहीं मिल रहा है से हो लिखा गया LCM वाला में, तो 2 गुना 2 और गुना 7 ये हो जाएगा। अब सबका गुना कर दीजिए, आपको निकल जाएगा LCM, गुना कीजिए तो हो जाएगा आपको कितना, तो 7 दूनी 14, अब 13 गुने 14 कीजिए, देखिए चाहे 13 दूनी 26, क्या कहते हैं 13 दूनी 26 और 26 गुने 7 कीजिए तो हो जाएगा 7 छक 42 के 2 हाथ में 4, 7 दूनी 14, 14 को 4 गो 18 गो, हो गया बुआ 182 गो। कितना हो गया जी, 182, ये हो गया आपका LCM। लीजिए आपको HCF कितना आया जी, तो 13 आया, और LCM कितना आया, तो 182 आया। अब कहता है क्या कि HCF और LCM ज्ञात कीजिए, तो हमने ज्ञात तो कर लिया, कहता है तथा इसकी जांच कीजिए, इसकी जांच भी कीजिए। इसकी करना क्या है जी, जांच, तो अब नीचे लिख देंगे जांच, क्या लिख देंगे जी, जांच। अब लिखेंगे नीचे बुआ हो हल के जगह पर जांच। अब जांच कीजिए, क्या जांच कीजिए, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। जांच क्या करना है जी, तो जांच करना है बुआ हो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। इसको आपको जांच भी करना है, तो जांच कीजिए कि दोनों बराबर होना चाहिए, E और E क्या होना चाहिए जी, बराबर। देखिए कैसे बराबर होगा, तो दो गो संख्या आपके पास कौन कौन था, तो एगो था आपको 26 गुना 91, गुना क्यों किया है, क्योंकि दो संख्याओं का आपको गुणनफल करना है, और बराबर होना चाहिए HCF और LCM। तो HCF कितना है आपको, 13 गुना LCM कितना है, तो आपको 182। अब ये दोनों का गुना कीजिए और ये दोनों का गुना कीजिए, दोनों बराबर निकलना चाहिए। अगर बराबर निकलता है तो मेरे भाई लेस देन प्रूव, ये जो हमने सवाल बनाया है सही है, और अगर बराबर नहीं निकला तो ये गलत हो जाएगा। तो पहले 26 और 91 का गुना कर लेते हैं। 26 एकम 26, 26 का 6 हाथ में 2, ठीक है, फिर 26 गुना 9 करिए, 26 गुना 9 की जगह तो हो जाएगा 9 पचे 45, 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, 9 दूनी 18, 18 गो और 5 गो हो जाएगा आपको 23, ठीक है। तो 234 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 236, 236 यानी कि 2366 आए। बराबर देखते हैं क्या आता है, ये आ गया आपको 2366, बराबर देखते हैं क्या आता है वही बता रही। अब वही बता रही 13 गुना 182 करना है, 13 दूना 13 के 13, 13 दूना 26 के 6 हाथ में 2, और उसके बाद 13 13 13 8
ठीक है। तो 13 के 13 13 छोड़ कर 13 पैसा 13 कटा 13 13 थे 104। तो 104 104 और 2 तो 106 के 6 हाथ में 10, 106 के 6 हाथ में 10 आए और 13 एकम 13 13 10 23 13 10 23 2366 आए। लीजिए दोनों प्रूव हुआ कि ना हुआ? अरे दोनों प्रूव हुआ कि ना हुआ? तो भाई मेरे बिल्कुल प्रूव हो गया सर जी, हमने जांच भी कर दिया। देखिए सबसे पहले कहा 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड कर करके एचसीएफ और एलसीएम निकाल दिया हमने। जो दोनों में मिल गया वो एचसीएफ हो गया, जो नहीं मिला वो सबको मिला करके एलसीएम हो गया। जांच करने के लिए कहा है दो संख्याओं का गुना कीजिए और एचसीएफ और एलसीएम का गुना कीजिए, दोनों बराबर हो जाना चाहिए। दोनों बराबर भी हो गया, तो पहला सवाल आपका बन गया। भाई मेरे स्क्रीनशॉट मारिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। एक का 2 नंबर बनाते हैं। मैथ जब भी बनाने के लिए बैठिए तो कोशिश कीजिए क्या कि पूरा चैप्टर आप आराम से बनाइए, पानी में पीजिए और बनाते रहिए, ठीक है। मैथ को जितना समय लीजिएगा मैथ आपका उतना बेटर होना चाहिए। दूसरा सवाल है बुआ 510 और 92 यानी कि 92। अब इसका सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल बनाते हैं। देखिए सबसे पहले लिखेंगे हल, हल के बाद लिखेंगे 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर से 92 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलिए दोनों का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से लग जाएगा, 2 दूनी 4 1 5 1 आएगा 11 2 5 6 10 1 11 1 8 0 2 5 6 फिर से 2 से अब नहीं लगेगा, लग जाएगा तो 5 5 10 2 12 3 से लग जाएगा, 3 8 24 1 25 1 5 15 3 5 15 हो जाएगा। अब हुआ सीधे 5 लगेगा 17 5 85 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं इसको हम लोग 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। चलिए अब 92 का करिए अभाज्य गुणनखंड, 92 का अभाज्य गुणनखंड 2 से लग जाएगा बुआ हो, 2 से लग जाएगा कितना? तो 2 से लग जाएगा आपको 2 चौके 8 1 9 1 6 1 2 12 2 6 12, 2 से लग जाएगा 2 दूनी 4 2 3 6, अब भाग नहीं लगेगा। तो ये हो जाएगा आपको 2 गुना 23। लीजिए अब इसका निकालिए एचसीएफ। क्या निकालिए जी? एचसीएफ सबसे पहले निकालिए, चला एचसीएफ, उसके बाद निकालिए एलसीएम। चलिए अब हम निकालते हैं एचसीएफ पर, अतः लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। अतः एचसीएफ बराबर और एलसीएम। एचसीएफ कितना होगा? तो जो दोनों में मिल रहा होगा, 2 मिल गया। और कोई चीज़ देखिए मिल रहा है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, ये नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, ये नहीं है, यहाँ 17 है, नीचा 17 है, ये नहीं है, नीचा 23 है, ऊपर 23 है, ये नहीं है। इसका मतलब एचसीएफ हो जाएगा खाली 2। अब निकालिए एलसीएम। तो एलसीएम के लिए सबसे पहले जो मिल रहा है उसको लिखिए 2 गुना, जो नहीं मिल रहा है उसको लिखिए दोनों में। तो ऊपर में कौन नहीं मिल रहा है? तो देखिए ऊपर में ना मिल रहा है, 3 नहीं मिल रहा है गुना, 2 नहीं मिल रहा है गुना, 5 नहीं मिल रहा है गुना, 17 नहीं मिल रहा है गुना, 23 ही नहीं। चलिए सब गुना कर दीजिएगा तो निकल जाएगा आपको एलसीएम। गुना करने के बाद क्या निकल जाएगा जी? एलसीएम। गुना करते हैं, 2 तिहाई 6 6 दूनी 12 12 पंचे 60 12 पंचे 60 17 पचे 85 17 छक 102। चलिए 17 छक 102 और एगो जी 60 था और 17 से गुना करेंगे तो 17 50 17 छक 102 102 लिख देंगे, एगो जीरो लिख देंगे। 1020 में गुना करेंगे अब 23 से, तो गुना करेंगे तो जीरो, 23 गुने जीरो करेंगे तो जीरो हो जाएगा। 23 दूनी के कितना होगा? 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 46 होगा, 46 से ले देंगे 6 हाथ में 4, 23 गुने जीरो करेंगे तो जीरो, जीरो और 4 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 23 एकम 23 हो जाएगा, 23 460 23 460। ये हो गया आपको एलसीएम। क्या हो गया जी? एलसीएम। अब करना है आपको जांच। क्या करना है जी? जांच। एलसीएम निकल गया 23,460, एलसीएम निकल गया 23,460। ये हो गया एलसीएम। अब हम लोग निकाले करेंगे क्या? तो जांच कर देंगे, लिख देंगे बुआ और जांच। जांच करना किसका है? तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। जांच करना है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना
एलसीएम। चलिए, तो दो संख्या कौन कौन है? तो दो संख्या आपके पास है, एक वो 510 गुना 92 बराबर एचसीएफ कितना है? तो 2 गुना एलसीएम कितना है? 23,4,6,0। चलिए, अब गुना करें। 92 गुना 510 करिए पहले। 510 गुना 92 दो से गुना करेंगे तो हो जाएगा बुआ हो 0। दो एकम दो, दो पंचे 10, 9 गुना 0 0, 9 एकम 9, 9 पचे 45। जोड़िएगा तो 0 2 9 5 1 6 4, तो आया कितना हो? तो आया आपको 4 6 9 2 0, 9 2 0 बराबर। उसका भी गुना करके देख लीजिए। दो से 0 गुना करेंगे तो 0 आएगा। दो छक 12 के दो, हाथ में एक, दो चौके 8, 8 है 1, 9, दो तिया 6, 6 के 6, दो दूनी 4, 46 920, 46 920 बराबर हो गया। ये आपका हो गया प्रूव्ड। ये आपका प्रूव्ड हो गया। चला कि भैया हमने क्या किया कि दो संख्याओं का गुणनफल कर दिया और एचसीएफ और एलसीएम का गुणा कर दिया और दोनों हमारा हो गया बराबर। स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए, मिटाते हैं। अब लास्ट सवाल है दो का 3 नंबर सवाल है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। दो का 3 नंबर सवाल है। दो का 3 नंबर सवाल है 3 3 6 और 5 4 54। आइए, तो सबसे पहले लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद लिखेंगे बुआ हो। हल लिखने के बाद क्या लिख लेंगे? 3 3 6 का अभाज्य गुणनफल कर लेते हैं, 336 का और फिर से 54 का अभाज्य गुणनफल कर लेते हैं। दोनों का अभाज्य गुणनफल करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 336 का अभाज्य गुणनफल जब कीजिएगा, दो से लगाइएगा, दो एकम दो, एक आ 3 13, दो छक 12, एक आ 6 16, दो अठे 16, दो से दो अठे 16, दो चौके 8, दो से दो चौके 8, दो दूनी 4, दो से दो दूनी 4, दो एकम दो, तीन से 3 सत्ते 21। इसका आएगा 2 1 2 3 4 दो गुना दो गुना दो गुना दो, 4 को 2 गुना 3 गुना 7, 3 गुना 7। चलिए 54 काट दीजिए। 54 का करते हैं। 54 का करेंगे तो हो जाएगा 2 से दो दूनी 4 1 5 1 4 14, 2 7 14। अब सीधे लगेगा 3 से 29 27, 3 से 3 तो हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 खत्म, 3 गो 3, ठीक है। 3 9 29 27, 27 गुना 14। चलिए, अब आते हैं एचसीएफ निकाल लेते हैं और एलसीएम निकाल लेते हैं। अतः एचसीएफ बराबर फिर से एलसीएम बराबर एचसीएफ जो दोनों में मिल रहा है, दोनों में एगो 3 मिल रहा है, अब नहीं कुछ मिल रहा है तो लिख देंगे एचसीएफ बराबर 2 गुना 3, ये 2 आई 3, द्वितीय 6, एचसीएफ आ गया आपको 6। एलसीएम निकालने के लिए पहले 2 गुना 3 लिख दीजिए, 2 गुना 3, और बाद जो नहीं मिल रहा है वो लिख गुना 1 2 3 को 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 2 को 3, 3 गुना 3 7 गुना 7। गुना कीजिए, सबका कितना आता है? द्वितीय 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यहाँ तक 24 आया। अब देखिए 3 तिहाई 9, 9 9 दूनी 18, 18 पंच 90, 18 छक 108, 18 सत्ते 126। चलिए, तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, अच्छा गुना कर लेते, 126 आया। तो भाई 3 तिहाई 9 9 दूनी 18, 18 सत्ते 126, तो 126, 3 तिहाई 9 9 दूनी 18, 18 सत्ते 126 गुना 24 करिए। 126 गुना 24 कीजिए, कहानी खत्म हो जाएगा। 126 गुना 24 कीजिए। चलिए, 4 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 4 6 24 के 4 हाथ में 2, 4 दूनी 8 2 10 के 0 हाथ में 1, 4 एकम 4 1 5 हो गया। उसके बाद 2 छक 12 के 2 हाथ में 1, दूनी 4 1 5 हो गया, 2 एकम 2 हो गया 4 2 5 10 के हाथ में 1 2 1 3, 3024। कितना आया जी? 3024। ये हो गया इसका एलसीएम। क्या निकल गया जी? एलसीएम। देखिए एचसीएफ और एलसीएम निकालना इस विधि से बहुत सारा होता है। चला खाली आपको गुना पर कंट्रोल होना चाहिए।
अब निकालेंगे जांच। अब क्या करेंगे लेंगे, जांच कर लेंगे, सवाल हमारा बन जाएगा। जांच लिख लेंगे। जांच में हमको क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल जांच करना है आपको। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। चलिए, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन कौन है, 336 गुना 54 है, 3 3 6 गुना 54 बराबर HCF कितना है, तो HCF है 6, LCM कितना है, 30 24। चलिए अब हल करते हैं। 336 में देखिए हम एक एक गुना आपके सामने लाइव कर रहे हैं, तो चला इससे क्या होगा, आपको गुना करने भी आ जाए क्लियर क्लियर रूप से। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, मैट्रिक में आप बहुत बच्चे हैं अभी, गुना में भी दिक्कत रहता हो, लेकिन कोशिश कीजिए कि ये सब नॉर्मल चीज़ सब ऐसे में दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए हम आराम आराम से कर रहे हैं गुना। देखिए 6 चौक 24 के 4 हाथ में हो गया 2, 4 तिहाई 12, 2 14 के 4 हाथ में हो गया 1, 4 तिहाई 12 1 13 हो गया। चलो नहीं समझ में आया, आराम से रखिए। 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 4 तिहाई 12, 12 2 14 के 4 हाथ में 1, 4 तिहाई फिर 12, 12 1 13 हो गया। 5 36 के 0 हाथ में हो गया 3, 5 तिहाई 15, 15 3 18 के हाथ में 1, 5 तिहाई 15 1 16 हो गया। जोड़ेंगे तो 4 4 8 3 11 के 8 3 11 के 1 हाथ में 1, 6 1 7 1 8 1 18। चलिए 18 144 कितना आया जी, 18 144। अब उसका गुना करके देखते हैं कितना आता है। अगर बराबर आया तो सही बना, नहीं बराबर आया तो दिक्कत हो जाएगा। 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 6 दूनी 12 2 14 के 4 हाथ में 1, 6 गुना 0 करेंगे तो 0 होगा, 0 1 जोड़ करेंगे तो 1 होगा, 6 तरी 18, 1800 18 144, 18,144 18 144 दोनों हो गए आपका प्रूव हो गया। चला लीजिए 2 नंबर सवाल में आपका हो जाता है समाप्त एकदम आराम से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को पहले पढ़ते हैं। हुआ हो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आपको कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हमने जब 1 नंबर क्वेश्चन बनाया तो उसमें अभाज्य गुणनखंड करना सीख लिए। क्वेश्चन नंबर जब हम 2 बनाया हुआ तो अभाज्य गुणनखंड विधि से उसका HCF निकाल लिए और LCM भी निकाल लिए और फिर जांच कर लिए। तो वही चीज यहाँ भी कर लेना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। यहाँ तो जांचो नहीं करना है, दूसरे तो और आसान हो जाएगा। चलिए तो पहला सवाल बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है वो 12 15 और 21। तो यहाँ 3 गो क्वेश्चन है, 3 गो सवाल है, 3 गो संख्या है। सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल के बाद सबसे पहला है 12, तो 12 का हुआ हो अभाज्य गुणनखंड करिए, फिर 15 तो 15 का अभाज्य गुणनखंड करिए, फिर 21 तो 21 का अभाज्य गुणनखंड करिए। 12 को हम लोग लिख सकते हैं, 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से लग जाएगा 2 छक 12, 2 से लग जाएगा 2 तिहाई 6, तो लिख सकते हैं इसको हम 2 गुना 2 गुना 3। 12 को लिख सकते हैं, चला हो 2 गुना 2 गुना 3 15। अब अगला है 15, तो 15 को लिखाएगा 5 तिहाई 15, मतलब 5 गुना 3 5 तिहाई 15। अब 21 लिखाएगा आपको 70 21, मतलब 7 गुना 3। ऐसा में देख लीजिए अभाज्य संख्या है ना। आइए अब क्या निकालना है हमको, तो सबसे पहले निकालना है अतः HCF बराबर, फिर निकालना है LCM बराबर। देखते हैं HCF कितना है और LCM कितना है। बुआ हो इसका HCF हो जाएगा आपको, HCF मतलब होता है जो तीनों में मिले, HCF मतलब जो तीनों में मिले, तो तीनों में एगो 3 मिल रहा है, हो जाएगा 3, और कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, यही हो जाएगा आपको आंसर। अब LCM बराबर जो तीनों में मिल रहा है पहले उसको लिख लीजिए। तीनों में 3 मिल रहा है तो इसका मतलब ही नहीं कि 3 को 3 लिखेंगे, नहीं, एक एक को 3 लिखाएंगे। अब 2 गुना 2 गुना फिर से 2 गुना 5 गुना 7, और सबका गुना कर दीजिए, वही होगा आपका LCM। गुना करते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ठीक है, 12 पंचे 60,
12 पंचे 60 गुना 7 गुना कीजिए 7 छक 42 एगो जीरो 420। ये हो गया आपका एलसीएम। क्या हो गया जी? एलसीएम। ये हो गया आपका आंसर। चलिए, तो एचसीएफ बराबर 3 और एलसीएम बराबर 420, दोनों हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब हम लोग इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। 3 का एकदम आसान था कि आवाज एक गुणनखंड विधि से भैया एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिए। हमने एक का एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया। अब इसी का दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या कर रहा है। 2 नंबर सवाल कहता है बुआ, 2 नंबर सवाल कहता है मेरे भाई 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। आइए तीनों का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बुआ? तो सबसे पहले लिखेंगे हल, ओकरा बाद 17 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर से आपको 23 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर उसके बाद 29 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 17 खुद से अभाज्य संख्या है, क्या ऐसा गुणनखंड होगा? 17 गुना 1 लिखिए, 17 एकम 17। 23 का भी कोई गुणनखंड नहीं होगा, तो 23 गुना 1 लिखिए, 23 एकम 23, किसी से भाग नहीं लगेगा 23 में। 29 का भी नहीं होगा, तो 29 गुना 1 लिखिए, हो गया। अब इसमें निकालना है अतः दो चीज, एचसीएफ बराबर, फिर से एलसीएम बराबर, एलसीएम बराबर। चलिए तो बुआ एचसीएफ की जगह जो तीनों में मिल रहा है, तीनों में मिल रहा है एक आंसर हो जाएगा। एलसीएम जो तीनों में मिल रहा है से होगा, अगुना जो नहीं मिल रहा है से होगा। तो 17 गुना 23 गुना 29 ये हो जाएगा। आप सबका गुना कर दीजिए, एक का तो कोई वैल्यू नहीं है गुना में, क्योंकि 17 एकम 17। 17 गुना 23 कीजिए, पहले 23 में हम लोग गुना करना है 17 से। तो 17 तिया 51 का 1 हाथ में 5 और 17 दुना 34, तो 34 गो और 5 गो हो जाएगा आपको 39। चलिए 391 में आप गुना करिए 29 से, गुना करेंगे 9 एकम 9, 9 नमा 81 के 1 हाथ में 8, 9 तरी 27, 27 गो और 8 गो हो जाएगा आपको 35। चलिए अब 2 से गुना करेंगे 2 एकम 2, 2 नमा 18 के 8 हाथ में 1 और 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 नमा 18 के 8 हाथ में 2 नमा 18 के हाथ में 1 और 2 तिया 6 1 7 हो गया। चलिए 9 जोड़ेंगे तो 2 1 3, 8 5 13 के 3 हाथ में 1, 7 1 8, 7 3 10, 10 1 11, 11 3 3 9। एक बार कर लीजिएगा आप लोग गुना वहां पर भी, 11 3 11 3 3 9, ये हो गया हमारा एलसीएम आंसर हो गया, ये हमारा एचसीएफ आंसर हो गया। क्लियर? देख लीजिए। चलो हमने 3 का 2 नंबर भी बना दिया। अब देखते हैं 3 का 3 नंबर। तीन का वो 3 नंबर सवाल जो कर रहा है आपको, 8, 9 और 25। सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, और अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हल 8 का अभाज्य गुणनखंड, 9 का अभाज्य गुणनखंड और 25 का अभाज्य। चलिए 8 का होगा वो 2 गुना 2 गुना 2, क्योंकि 8 को जब तोड़ने जाइएगा 2 से, 2 चौके 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 को 2 हो जाएगा। अब गुना अपना मन से 1 लिख सकते हैं। 9 का 3 गुना 3, 3 के 9 गुना 1 लिख सकते हैं। 25 का 5 गुना 5 गुना 1 लिख सकते हैं। तो भाई जब तीनों में से कुछ ना मिलेगा तो एक कहाँ जाएगा? एक तो मिलेगा ना कम से कम। तो पिछला सवाल में भी 1 मिला था, इसमें भी 1 मिला, तो अतः लिख देंगे अतः HCF बराबर 1 आंसर। अब एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम बराबर, अब एलसीएम कहता है वो जो दोनों में भी मिल जाए उसको भी पहले मिला लेते हैं, लेकिन मिलने वाला ना तो वहाँ है ना यहाँ है ना यहाँ।
सबका गुना कर लीजिए। एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 5 गुना 5। चलिए गुना कर लीजिए। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 पंचे 40 40 पंचे 200 और 3 दूनी 6 6 दूना 1200। इसका आंसर आने वाला है 1200। ठीक है ना जी। सॉरी 1200 नहीं, 3 टाइम 9 9 9 दूनी 1800 1800 गुना कर लीजिएगा 1800 आएगा। ठीक है, आइए तो हमने देख लिया तीनों का हमारा आंसर आ गया बुआ हो 1 2 3 तीनों बन गया आपका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की दुनिया में। हाँ तो बुआ हो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है HCF 306,657 बराबर 9। यानी कि ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि 306 और 657 का HCF यानी कि मस 9 दिया है तथा 306 और 657 का लस ज्ञात कीजिए। लस ज्ञात करने के लिए याद कीजिए वह एगो से जो 5 गो सूत्र बनाए थे 6 गो वही वाला में एलसीएम पूछ रहा है भैया। क्या पूछ रहा है जी? एलसीएम पूछ रहा है। तो इनमें 3 गो चीज दिया होगा। सबसे पहले हम लिखते हैं हल और इसमें दिया क्या क्या है सो। सबसे पहले लिखेंगे वो हल, और बाद लिखेंगे दिया है। दिया है क्या क्या दिया है, देखिए क्या क्या दिया है। दिया है इसको पहली संख्या मानिए, इसको दूसरी संख्या मानिए। तो दिया है पहली संख्या बराबर 306 306। दूसरी संख्या बराबर 657 और HCF इसका दिया हुआ है HCF बराबर 9। निकालना क्या है? तो LCM बराबर 8। LCM निकालना है हुआ हो, निकालना क्या है जी? LCM निकालना है। तो चलिए LCM का सूत्र लगाते हैं मेरे भाई। लिखेंगे सीधे LCM बराबर दे देते हैं प्रश्न से LCM बराबर वही होगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा HCF। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा HCF। याद कीजिए सूत्र था ना जी, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो HCF गुना LCM में गति था, तो HCF गुना में था तो भाग जाएगा भाग में। वो कहता है दो संख्या का गुणनफल यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या था। सूत्र समझ में आ गया। आइए तो एलसीएम निकालना था, बराबर लिख देंगे। पहली संख्या कितना है हमारे पास? तो 306। यहाँ लिख देंगे वो 306 गुना दूसरी संख्या कितना है हमारे पास? तो दूसरी संख्या है 657। तो दूसरी संख्या की जगह लिख देंगे 657 बट्टा HCF लिखा है। HCF कितना है जी? तो 9। HCF की जगह लिख देंगे 9 बराबर। अब गुना करिए, काटिए, पहले जैसे कटने वाला है तो काट दीजिए। काटते 9 से देखते हैं कटता है कि नहीं डायरेक्ट। 9 से काटेंगे तो हो जाएगा आपको 9 एकम 9 9 3 27 28 29 30 3 6 36 9 कटिए गए। 9 3 27 9 3 27 और 3 और 6 36 तो 9 चक 36 34 मतलब। अब यहाँ ले लीजिए 34 गुना 657 और दोनों को गुना कर दीजिए, वही आपका निकल जाएगा एलसीएम। एलसीएम निकालना था आपको, लीजिए एलसीएम निकल गया। एलसीएम बराबर गुना करते हैं। अब 6 5 7 में 6 5 7 में गुना कर देते हैं हम लोग 34 से। तो गुना करेंगे तो वो आएगा 4 सते 7 चौक 28 के 8 हाथ में 2 4 पंचे 20 और 20 और 2 22 के 2 हाथ में 2 4 छक 24 और 24 हुआ 2 गो 26 हुआ 3 सते 70 21 के हाथ में 2 3 पचे 15 15 2 17 के साथ हाथ में 1 6 तरी 18 18 1 19 8 2 1 3 7 6 13 के 3 हाथ में 1 और 9 1 10 2 12 के 2 हाथ में 1 1 1 2 हो गया 22 3 3 8 22 3 3 8 ये हो गया आपका
आंसर बउआ हो। एलसीएम पूछा है तो एलसीएम हो गया 22,338। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बन गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको हटा दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को क्या कहता है। चला, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बुआ की जांच कीजिए कि, यहाँ जांच करना है, फिर से जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृतिक संख्या कहते हैं गिनती की संख्या को, जैसे 1 2 3 4 अनंत तक ले, प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखते हैं हम, संख्या जो है 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं, ये जांच कर लेते हैं। कोई भी संख्या अंक 0 पर समाप्त कब होगा, जब उसके गुणनखंड में कम से कम 2 और 5 आएगा एक बार। याद रखिए कैसे, तो जैसे जैसे देखिए, अगर हम कहेंगे 2 गुना 3 गुना 4, अब गुना कीजिए कितना आएगा, अभाज्य गुणनखंड आया था, अभाज्य गुणनखंड 7, ठीक है। 2 तिहाई 6, लीजिए 2 तिहाई 6, ठीक है। 5 गुना 3 कितना आएगा, 5 तिया 15। हम ले लेते हैं 2 गुना 3 गुना 5, अब कितना होगा, तो 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30। जैसे ही इस अभाज्य गुणनखंड में खाली 2 था तो क्या अंतिम में 0 आया, सर जी नहीं। इस अभाज्य गुणनखंड में खाली 5 था तो क्या अंतिम में 0 आया, तो सर जी नहीं। लेकिन इसमें 2 भी था और 5 भी था, बाकी कोनो संख्या आए तो कोई मतलब नहीं। 3 आए, 4 आए, 7 आए, 9 आए, 13 आए, 11 आए, 2 और 5 एक बार जरूर आए, चाहे 2 बार आए चाहे 5 बार आए, वैसे मतलब नहीं, कम से कम एक बार जरूर आना चाहिए। अगर 2 को दूर रहेगा ना तो ये 0 आएगा। तो एक बार 2 और 5 जिस भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में आएगा, जिस भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आएगा, तो वो पक्का पक्का है, गारंटी है कि वो किस पर समाप्त होगा जी, 0 पर समाप्त होगा। देख लीजिए कोनो 2 गुना 3 गुना 7 गुना 5, इनमें 2 और 5 दोनों आया है ना, अब गुना करके देख लीजिए, अब 0 आएगा। 2 तिया 6, 6 सत्ते 42, अब 42 गुने 5 करेंगे तो 5 गुने 10 को 0 हाथ में 1, अब 5 चौके 20, 20 आए 210, अंत में 0 आया कि ना, यानी कि यह अंक 0 पर समाप्त होता है। तो हमको पता चल गया, तो बस यहाँ पर हम लिख देंगे, अतः चूंकि हम जानते हैं कि कहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या n 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो लिख देंगे कि चूंकि हल लिख करके इस सवाल को लिख देंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि कोई भी संख्या अंक 0 पर समाप्त तभी होगा जब उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड, उस संख्या के बाबू मेरे देखिए, जब उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार, जब उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुना 5 आया रहे, यानी कि हम लिख दिए कि चूंकि हम जानते हैं कि कोई भी संख्या अंक 0 पर समाप्त तभी होगा जब उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुना 5 आया रहे, तभी वो समाप्त होगा, ठीक है ना।
आया रहे, ठीक है ना, या फिर आया हो। अच्छा, लेकिन यहाँ पर देखिए, इसीलिए इसीलिए हम बनाते हैं कि जो हमको कहा किसको जांच करने के लिए, 6 के पावर n को। तो 6 के पावर n है, पावर में कुछ भी रहे से मतलब नहीं है। 6 का भाज्य गुणनखंड करके देखिए, ठीक है ना। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड हुआ हो। पहले का सवाल से अभी तक में तो हम खाली पहले का सवाल से अभी तक में तो हम खाली अभाज्य गुणनखंड ही ज्ञात कर रहे हैं। तो ज्ञात करते हैं 6 का अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएगा, 6 को हम लिख सकते हैं 2 तिहाई 6, 2 गुना 3, इसके पावर में क्या है n, 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुना 3 पावर में n। बताइए चला यहाँ 5 आया। तो क्या यह अंक 0 पर समाप्त हो सकता है? तो नहीं नहीं नहीं, लिख देंगे यहाँ, लिख देंगे यहाँ, यहाँ 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में, गुणनखंड में 2 गुना 5 नहीं नहीं है। अतः 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 संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर, 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त समाप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो हमने जांच कर दिया, जांच करके बताना था कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो हम कहेंगे कि नहीं भाई, कि 6 के पावर n के लिए 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना 5 नहीं है, अतः संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। इतना बात आपको मुजबानी में लिख देना है बउआ हो। लेकिन कुछ नहीं है मुजबानी लिखने में। हम ले लेंगे सबसे पहले कि चूंकि हम जानते हैं कि कोई भी संख्या अंक 0 पर समाप्त तभी होगा जब उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुने 5 आया रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, तो इसलिए 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 तिहाई 6, 2 गुने 3 आता है, 2 गुने 3 पावर में n रहेगा। तो इसके तो लिख देंगे, अतः यहाँ 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुने 5 नहीं आया है। अतः अतः 6 के पावर n 6 के पावर n अंक 0 पर, अतः संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। अतः संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। बात समझ गए जी? चलिए स्क्रीनशॉट मारिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है वह हो कि व्याख्या कीजिए कि, यहाँ आपको व्याख्या करके बताना है कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है? अच्छा, तो सब मतलब ये पहले से डिसाइड कर दिया, क्वेश्चन पहले कह दिया कि भाज्य संख्या है और क्यों है, सो आप बताइए। तो हम बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे भैया। तो पहले भाज्य संख्या का मतलब समझ लीजिए। भाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो। तो जिसका 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो वैसी संख्या, वैसी भाज्य संख्या किसे कहेंगे? तो हुआ हो वैसी संख्या जिसका 3 या 3 से अधिक अभाज्य गुणनखंड, यानी 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं जी? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब 3 या 3 से अधिक गुणनखंड का मतलब, जैसे 2 देखिए, इसका गुणनखंड क्या होगा? तो इसका गुणनखंड होगा 2 गुने 1, 2 एकम 2, 2 एक होगा, 3 को कहाँ होगा? तो ये भाज्य संख्या नहीं होगी। 3 का देखिए ना, 3 का 3 गुना 1, 3 एकम 3 नहीं होगा। 4 का देखिए, 4 गुना 1 और गुना 2 भी कर सकते हैं इसको ऐसे ले सकते हैं हम लोग, 2 गुनी 4, 2 गुने 1। तो इसका देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 1 2 3, 3 में हुआ कि ना हुआ? 2 दूनी 4 और गुना 1। अब 3 को कुछ से कर सकते हैं गुना? नहीं, 3 गुना 1 होगा। इसका अभाज्य गुणनखंड आया 3, क्या आया 3। तो वैसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड, जिसका गुणनखंड 3 गुणनखंड हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। 4 हमारा भाज्य संख्या है।
4 का, तो 4 को भाज्य संख्या क्यों कहा है? क्योंकि इसमें कम से कम 3 गो गुणनखंड तो है ना भैया। 6 देख लीजिए, 6 को लिख सकते हैं हम लोग 2 गुना 3 गुना 1, 2 तिहाई 6, 6 एकम 6, ये भी तीनों गुणनखंड है। 18 देख लीजिए, 18 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3, 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18 और गुना 1, तो कै हो गया 1 2 3 1 4, तो 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो तो उसका भाज्य संख्या होता है। तो इसको हम लोग देखेंगे, अगर इसका गुणनखंड 3 या 3 से अधिक हो गया तो इसका मतलब भाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसका गुणनखंड 3 या 3 से अधिक होगा। देखते हैं 3 या 3 से अधिक इसका गुणनखंड है कि नहीं। तो हम दोनों सवाल को सोल्व करते हैं, एगो इधर है और के बाद एगो सवाल, दूसरा सवाल। सबसे पहले लिख लेते हैं हल, 6 नंबर में चला हुआ लिख लेते हैं हल, और हल लिखने के बाद देखेंगे 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, इसको पहले हल कर लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, और तो कथी करेंगे, सबसे पहले बराबर 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, दो गो सवाल है, एगो 13 एगो ये 13 अलग अलग। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों में से यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13, 13 कॉमन ले लेते हैं। 13 चुरा लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, पूरा में से 7 गुना 11 बचेगा, 7 गुना 11 बचेगा, 13 तो चुरा लिए, अब प्लस कोई कहीं से 13 ले लिए तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्या बचेगा जी, 1 बचेगा, बराबर इसको लिख सकते हैं 13 इंटू 11 सत्ते 77 1 78, क्या हो जाएगा 78, वो 11 गुना 7 करेंगे तो 11 सत्ते 77 आएगा, अब प्लस क्या है 1, बराबर 13 इंटू 77 1 78 हो जाएगा। इंटू का मतलब यहाँ गुन्ने होता है, तो 13 गुना 78 है, तो दो गो है है वो गुना 1 पे लिख सकते हैं, कोई भी संख्या में ऐसे गुना होवे करता है, तो हो जाएगा हमको क्या, ये अभाज्य, ये 3 गो गुणनखंड है ना, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना भाज्य संख्या। तो क्यों है भाज्य संख्या से बताइए दिए हम लोग, वैसे 78 का भाज्य कर लीजिए और निकले वाला 78 200 भाग लगेगा, 2 तिहाई 6 1 7 1 18, 2 9 18, 13 तिया 39, 13 तिया 39, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसे 13 गुना 78 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, 3 गुना 13 लिख सकते हैं, हाँ। अब तो यानी कि इसका 1 2 3 4 गुना 1 सब में रह करता है 13 एकम 13, तो भाई साहब अतः लिख देंगे यह भाज्य संख्या है, क्योंकि 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 इसका अभाज्य गुणनखंड 3 से अधिक है, लिख देंगे क्योंकि 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 इसके 3 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, इसीलिए यह संख्या भाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी, कहिए चाहे भाज्य संख्या है, इसीलिए यह संख्या क्या है जी, भाज्य संख्या। तो व्याख्या कीजिए कि ई का है भाज्य संख्या का, से हमने कर दिया। अब और देकर के लिखल है, चला एक और सवाल है, लिखल क्या है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, इसको वैसे हल कर दीजिए। देखिए कि पूरा गुना वाला यहाँ तक लेंगे 5 या है और उधर गाड़ी 5 है, 5 कॉमन लेंगे तो 5 चुरा लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, अब प्लस में 1 बचेगा, 5 1 चुरा लिया तो अब 5 इंटू 7 छक 42, 42 अब 4 क्या ही 12, अब 12 दूना 24, तो 42 गुना 24, 7 छक 42, 4 तिया ही 12, 12 दूना 24, तो प्लस 1, पहले गुना का क्रिया होता है, तो 5 इंटू 24 गुना 42 करो, 24 गुना 48 के 8 हाथ में 4, 24 चौका, तो 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1, क्या कहते हैं 4 दूनी 8, 8 है 1 9, 96, तो 96 में क्या जोड़ देंगे, तो 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपको 100, 108 1008 प्लस 1, तो हो जाएगा मेरे भाई 5 इंटू 1000, 8 है 1000, गुना सही था ना, देख लीजिएगा, करिए लेते हैं हम लोग 42 गुना 24, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौके 8,
8 6 4 10 जीरो हाथ में 1 8 1 9 1 10। चलिए 1008 था, 1008 प्लस 1 1009। अब इसको ले सकते हैं हम लोग 5 गुना 1009 गुना 1 तो लिख सकते हैं। अगर 1009 कुछ उसमें नहीं हो लगा तो 1 तो लिख सकते हैं। उसे लगा के देखिएगा, लग सकता है। 7 से लगाइएगा तो हो जाएगा आपको 7 एकम 7 3 0 30 7 चौक 28 28 29 30 2 और 9 29। नहीं 7 से तो नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, मान लेते नहीं लगेगा, नहीं भी लगेगा तो यो हमारा कल्याण हो गया। लिखेंगे यहाँ क्योंकि, क्यों है इसे बताना तो लिख देंगे क्योंकि इसके 3 से 3 अभाज्य गुणन खंड है, इसीलिए यह संख्या भाज्य संख्या है। क्यों है भाज्य संख्या से बता दीजिए, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। लास्ट क्वेश्चन बचता है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। वो है क्वेश्चन 7 जितना बड़ा देखने में लगता है ना उतना ही छोटा बनाने में। देखिए हम बनाएंगे तो आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ सर जी जितना बड़ा ही देखने में लगता है उतना ही छोटा ही बनाने में। देखिए कहता है कि किसी खेल के मैदान के चारों एक वृत्ताकार पथ है। मान लीजिए खेल का एक मैदान है और इसके चारों ओर एक वृत्ताकार क्या पथ है। पथ मतलब होता है रास्ता, होता है ना, खेल पर दौड़ने वाला है। जैसे हमारे यहाँ फील्ड में ना आर्मी सब का दौड़ होता है, ऐसे गोल में होता है। तो चारों ओर एक वृत्ताकार पथ माने रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। अब सोनिया लड़की जो है यहाँ पर है, यहाँ पर है, मान लो जी सोनिया। अब एस फॉर सोनिया, सोनिया को कितना समय लगता है जी 18 मिनट लगता है एक चक्कर लगाने में। सोनिया यहाँ से प्रारंभ की, जाते 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 यहाँ तक आने में कितना समय लग जाएगा उसको, फिर 18 मिनट में यहाँ पहुँच जाएगी। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब यही बात, रवि नाम का लड़का है। अब ये दौड़ना चालू करता है तो रवि बहुत तेज दौड़ता है, लड़का है तो लड़का तेज दौड़ता है तो लड़का कितना मिनट में पहुंच जाता है जी, मात्र 12 मिनट में पहुंच जाता है। जबकि रवि को इसे दूरी तय करने में मात्र 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके, यानी कि दोनों जो है एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। मान लेते हैं एवा सोनिया एवा रवि दोनों एक ही स्थान चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही समय में एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके और एक ही दिशा में चलते हैं। एक ही दिशा में सोनिया भी इसी दिशा में जा रहा है और रवि भी इसी दिशा में जा रहा है। ठीक है, एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद में पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कितना देर के बाद वह यहाँ पर फिर से मिल जाएंगे। देखिए तो हम इसको ना अनुमान से ही आंसर ला सकते हैं, मने मने बना के। देखिए कैसे, तो कहेंगे कि सर जी यहाँ से चलना प्रारंभ किया, मान लीजिए दोनों जो है 12 बजे प्रारंभ किया, अभी कितना मिनट बाद दोबारा एक ही जगह पर आकर मिल जाएगा। तो ये 18 मिनट में एक चक्कर, 18 दूना 36 मिनट में 2 चक्कर, 36 मिनट में 2 चक्कर लगा ली सोनिया और यहाँ आके थकने लगी सोनिया थक गई। अब रवि जो है जबकि एक चक्कर 12 मिनट में लगा चुका था, सोनिया पिछाड़ी थी, अगला चक्कर 12 दूना 24 मिनट में लगा चुका था, तीसरा चक्कर भी रवि लगा लिया 12 तिहाई 36 मिनट। तो 36 मिनट बाद रवि भी यही पहुंच जाएगा भैया और ये 3 चक्कर में थक जाएगा, युवे हाफने लगेगा। तो भले रवि 3 चक्कर मारे सोनिया 2 चक्कर मारे, लेकिन 36 मिनट बाद दोनों का स्थिति यही बार रहेगा। तो इसका आंसर आएगा 36 मिनट। तो कहा क्वेश्चन कहाँ है ना 12 बजे 36 मिनट पर दोनों एक जगह पर मिलेंगे। कहा है कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो भैया 36 मिनट बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो क्या सर जी ऐसा क्वेश्चन को एनआईटी बनाएंगे गोल का कह के एग्जाम में कैसे नंबर मिलेगा? तो सबसे पहली बात एग्जाम में से सवाल आता नहीं है, और अगर आएगा भी तो वो इसको कहते हैं लॉसर निकाला हुआ। पहली बात सोनिया कितना मिनट में गया हल लिख देते हैं। सोनिया जो है 18 मिनट में तय किया दूरी को और रवि जो है 12 मिनट में तय किया दूरी। दोनों का अभाज्य गुणनखंड तोड़िए, तो भाई साहब 18 का अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा तो 18 को दीजिएगा 2 से भाग 2 नमा 18, 3 से भाग दीजिएगा 3 तिहाई 9, यानी कि 2 गुना 3 लिख सकते हैं।
तीन तिहाई 9, 9 दूनी 18। 12 को क्या लिखिएगा, तो 12 को 2 से लगाइएगा, 2 छक 12 हो जाएगा, 2 से लगाइएगा 2 तिहाई 6, 2 गुना 3 लिख सकते हैं। अब दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम तो आपको अवे करता है, जो दोनों में मिल रहा है पहले वो लिख लीजिए। 3 मिल रहा है 3 लिख लीजिए, अब नहीं मिल रहा है उसको लिख लीजिए, 3 गुना 2। अब गुना करके देखिए, 2 तिया 6, 6 18, 18 दूना 36, 36 मिनट बाद दोनों एक जगह मिल जाएंगे। तो लिख देंगे अतः, लिख देंगे इसी चीज को, अतः अतः सोनिया सोनिया और रवि रवि 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये हो गया आपका आंसर। 36 मिनट बाद दोनों जो है पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कितना मिनट बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे बउआ? तो 36 मिनट बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। और इसी के साथ यह चैप्टर हो जाता है खत्म। चलिए, तो आपका 7 नंबर क्वेश्चन के साथ साथ ये चैप्टर भी हो जाता है आपका खत्म, यानी कि एक्सरसाइज 1.1 हम बना चुके हैं और आज खत्म कर दिए एक्सरसाइज 1.2। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 का। तब तक के लिए थोड़ा सा वेट कर लेंगे। और यह वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर। राधे राधे।